हेलो साथियों, नमस्कार। मैं नितिन गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने शिक्षक भर्ती चैनल गुरुकुल इंडिया पर। तो साथियों, आज हम करने वाले हैं आपकी जो ईबीएस पेडागोजी की हमारी जो सीरीज़ चल रही है, ईबीएस पेडागोजी प्लस एनसीईआरटी। ठीक है, इसमें लगभग हमने 200 प्रश्नों को जो है कंप्लीट कर लिया है। क्या है, 200 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया। लगभग मैंने 8 पार्ट जो है करा रखे हैं, जैसा कि मैंने आपसे कहा है। हम 280 प्रश्नों के लगभग करेंगे और इन्हीं में आपको जो है सीटेट का सारा कुछ मिल जाएगा। ठीक है, क्या है, सारा कुछ आपको जो है देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 200 क्वेश्चन कर रखे हैं। जिन साथियों ने नहीं देखे, प्ले लिस्ट में जाकर आपको जो है देखने को मिल जाएंगे। ईबीएस पेडागोजी प्लस एनसीईआरटी नाम से क्या है सीरीज है, क्रम वाइज आपको जो है सारी वीडियो देखने को मिल जाएंगी। एक एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों। जिन साथियों ने नहीं देखा है जाकर जरूर देख लें। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने एक एक क्वेश्चन को इस तरीके से समझाया है कि अगर आपको एग्ज़ाम में भी अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप किस तरीके से उस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल जितने साथी चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। जिससे क्या है, इस चैनल पर कोई भी नई वीडियो आएगी या कोई भी शिक्षक भर्ती संबंधित कोई सूचना आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। देखिए, 200 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे साथियों। 200 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर लिए थे, लगभग 8 पार्ट मैंने जो है करा दिए हैं। तो आज स्टार्ट करेंगे 201 क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन, ध्यानपूर्वक आपको जो है ये वीडियो देखनी है और इसके बाद में आप खुद अनुभव करेंगे कि हाँ, हम जो है अच्छा मार्क जो है ईबीएस में लेके आने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान पूर्वक समझेंगे, इंपॉर्टेंट लिख लेंगे कि निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी। देखिए, विचार गोष्ठी एवं श्रुतलेख, श्रुतलेख एवं दिया गया कार्य, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, या व्याख्यान एवं श्रुतलेख। तो इसका क्या ऑप्शन आप सही करते, तो बिल्कुल आप लगाने वाले थे ऑप्शन सी। क्या लगाने वाले थे, सी, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए शिक्षण विधि में मैंने आपको बताया था, जब तक बच्चा क्या है अपने मनोभावों को क्या है आदान प्रदान नहीं करेगा, अपनी अभिव्यक्ति को प्रदर्शित नहीं करेगा, मतलब अपने प्रश्नों को नहीं रखेगा दूसरे समक्ष, तब तक क्या है उसकी अधिगम प्रक्रिया अच्छी तरीके से नहीं चल पाएगी। कार्य योजना का मतलब हो गया उस चीज़ के बारे में क्या है उस चीज़ को डिस्कस करना, वही दोनों एक ही बात हो गई। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे क्या ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं कि परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता तो वह एक है, सिद्धांत है, कानून है, खोज है, या मूल संकल्पना है। बताइए, कोई भी हमारा परीक्षण है उसको बार बार किया जा रहा है तो गलत नहीं पाया जाता तो वो क्या कहलाता है। तो बिल्कुल आप बताएंगे क्या इसमें ऑप्शन आप सही करने वाले हैं। तो ऑप्शन ए आप करने वाले हैं, क्या लगाने वाले हैं, एक। क्या है, एक सिद्धांत है जिसको हम बार बार परीक्षण करेंगे उसको गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा सिद्धांत कहलाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी आपके। चलिए अगला क्वेश्चन देखूंगा। क्या है, शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। तो ये ध्यान से समझ लेंगे। इसमें कह रहा है क्या नहीं करना चाहिए साथियों, क्या नहीं करना चाहिए, बस इसको ध्यान से देख लेना है अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं। ठीक है, नहीं वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और हमारे साथी क्या करते हैं, जल्दबाजी में गलत कराते हैं, तो इनको ध्यानपूर्वक समझेंगे। मैंने पहले भी समझा चुका हूँ आपको जो है। तो ऑप्शन ए हमारा है बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना करना, बी हमारा है शिक्षार्थियों की सीखने की क्षमताओं को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करना, सी हमारा बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना, बच्चों के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना। अब बताइए इसमें क्या ऑप्शन आपका सही बचेगा, क्या है, क्या ऑप्शन आपका सही बैठेगा। तो जो नेगेटिव होगा वही आपका सही होगा। तो ऑप्शन सी आपका नेगेटिव है। मैं आपको बता दूं नेगेटिव कैसे है। मैंने आपको बता रखा है जहाँ पर केवल एकमात्र, मैंने आपको बता रखा है, टैग वर्ड बता रखे हैं आपको, एकमात्र, केवल, ही, एकमात्र, केवल, एकमात्र। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं, ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, वो नेगेटिव माना जाता है। ठीक है, किसी चीज़ को रट कर याद करवाना, रट कर, ठीक है, बार बार दोहराना, रट कर याद करवाना, ये सभी क्या है नेगेटिव पॉइंट में माने जाते हैं। और यही क्या है आपका क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, क्या है, यही आपका क्वेश्चन में पूछा गया था कि आपका निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ठीक है, उनके सभी पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ठीक है, बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना करना चाहिए कि बच्चा कितना सीख चुका है, ये आपका पॉजिटिव में आएगा। बच्चे का पूर्व आकलन के साथ तुलना करना मतलब है बच्चा कितना सीख चुका है, उस चीज़ का आकलन आप करेंगे। ठीक है,
शिक्षार्थियों के सीखने की क्षमता को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करना, ठीक है। वो किस तरीके से सीख सकता है, क्या क्या प्रक्रिया हमें करनी पड़ेगी, ये ऑप्शन आपका बी में देखने को मिल रहा है। डी की बात करूं, बच्चों के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना, मतलब जो बच्चा सीख रहे हैं उसी से संबंधित ही उनको क्या है आगे के लिए क्या है उन्हें कारगर बनाना, ठीक है, उन्हीं मतलब उसी अधिगम प्रक्रिया को आगे बढ़ाना। तो ये आपका डी में है, लेकिन क्वेश्चन हमारा निगेटिव पूछा था तो इसलिए हमारा सी सही था, ठीक है। चलिए मैं समझाता हुआ चलूँगा सारी चीज़ों को, आप बिल्कुल परेशान ना हो। अगले क्वेश्चन की बात करूँ, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, ठीक है। समुदाय है जो सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, इसके बारे में बताएंगे कि क्यों है। यह एक बहुत सस्ता संसाधन है, यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है, इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, यह वास्तविक स्थितियों से सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। बिल्कुल आपको पता होगा, आंख बंद करके आप लगा देंगे। जो साथी इस सीरीज से रेगुलर जुड़ रहे हैं उनको पता है बिल्कुल इसका आंसर। तो ऑप्शन आप डी लगाने वाले हैं। क्या लगाने वाले साथियों? ऑप्शन डी लगाने वाले देते हैं, वह वास्तविक स्थितियों से सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है, ठीक है। इसमें देखिए दो पॉजिटिव टैग वर्ड हैं। सबसे पहले तो वास्तविक स्थिति से सीखने की बात कर रहा है, क्या वास्तविक स्थिति से सीखने की बात कर रहा है, और उसके बाद में अवसर उपलब्ध कराने की बात कर रहा है, जो कि मैंने आपको बता रखा है ये पॉजिटिव माने जाते हैं। जब किसी बच्चे को, अगर हम ईबीएस की बात कर रहे हैं तो बच्चे को क्या है उसकी वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखकर क्या है कोई चीज़ हम पढ़ा रहे हैं, वो बिल्कुल ऑप्शन आपका सही माना जाता है। और बच्चे को क्या है अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है, बच्चा खोज करके सीख रहा है, वो आपके ऑप्शन बिल्कुल सही माने जाते हैं। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है? ऑप्शन आपका डी सही होने वाला है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं कि कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक एक पाठ उसी से ठंडा उसी से गर्म डॉक्टर द्वारा लिखी गई एक कहानी है, ठीक है। उन्होंने बच्चों के लिए ऐसी कई कहानियां लिखी हैं। अपनी मृत्यु के समय में वे थे, क्या थे देखिए, क्या वे भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, भारत के उपराष्ट्रपति थे, या भारत के राष्ट्रपति थे, या भारत के प्रधानमंत्री थे? बताइए क्या इसका आंसर आप लगाएंगे। तो बिल्कुल ऑप्शन आप लगाने वाले हैं, ऑप्शन क्या लगाएंगे साथियों? ऑप्शन सी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ऑप्शन सी लगाएंगे, भारत के क्या थे वो? राष्ट्रपति थे, ठीक है। क्या है? भारत के राष्ट्रपति, ठीक है। आप बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रेगिस्तानी योग के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। तो रेगिस्तानी योग आप जानते होंगे, अब आप ईबीएस एनसीईआरटी अगर पढ़ रखी है, बिल्कुल मैंने डिटेल में पढ़ा रखी है आपको। ये भी मैंने क्या है प्ले लिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगी, लगभग 6 से 7 क्लास करा रखी हैं, जिसमें टोटल आपकी एनसीईआरटी करा रखी है। क्या है साथियों? टोटल एनसीईआरटी करा रखी है, जाकर आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट उसमें करा रखा है, तो डिटेल में तो उनको जाकर देख सकते हैं। तो क्वेश्चन रेगिस्तानी योग के बारे में है कि रेगिस्तानी योग के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। तो रेगिस्तानी योग के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन कौन से इसमें सही है, ठीक है। तो रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात लगभग 4 मीटर होती है। दूसरा हमारा पॉइंट है कि इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन के भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। तीसरा पॉइंट हमारा है इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है। और चौथा पॉइंट है यह वृक्ष आबू धाबी में पाया जाता है। अब इसमें आपको बताना है कौन कौन से आपके कथन हैं वो सही हैं। तो बिल्कुल मैं आपको बता दूं, देखिए सबसे पहले पहला वाला पॉइंट आपको बिल्कुल सही है कि रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है, ये तो आपको पता चल रहा होगा, ठीक है। रेगिस्तानी ओक वृक्ष है। उसके बाद में इसकी जो ऊंचाई होती है, ठीक है, क्या है साथियों, इसकी जो ऊंचाई है हमारी कक्षा के लगभग बराबर, ठीक है, मतलब ज़्यादा ऊंचाई इसकी जो है नहीं जाती, ठीक है। कितनी? लगभग 4 मीटर करीबन इनकी ऊंचाई होती है, ठीक है। आप समझ लेंगे रेगिस्तानी ओक की ऊंचाई कितनी होती है, लगभग 4 मीटर के आसपास होती है। उसके बाद में है कि अब क्वेश्चन आया कि रेगिस्तानी ओक की जड़ें कितनी गहराई तक जाती हैं। तो बिल्कुल आपको पता चलेगा कि जितनी इसकी ऊंचाई होती है उसके 30 गुना तक गहराई तक क्या है ये ज़मीन के भीतर जाता है, ठीक है। जब तक कि क्या है इसको पानी ना मिल जाए, ठीक है, पानी तक ये पहुँच ना जाए, तब तक इसकी जड़ें क्या है वहाँ तक जाती रहती हैं ज़मीन तक, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसके तने में क्या है पानी एकत्रित होता रहता है। क्या साथियों? ये क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपका पूछा जाता है रेगिस्तानी ओक पेड़ से। इसके तने में पानी एकत्रित होता है, जहाँ के लोग जो होते हैं वो इसके तने में पाइप डाल कर क्या है उस पानी का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये अपनी ऊंचाई की 30 गुना गहराई तक क्या है ये जाती है जब तक कि ये पानी तक ना पहुंच जाए, ठीक है।
तो रेगिस्तानी युग के बारे में आपको पता चल गया होगा। तो ये 3 पॉइंट थे, ये अबू धाबी में नहीं पाया जाता, ठीक है, समझ गए होंगे। तो ये इसके देखिए ABC कौन से पॉइंट में आपको डी में देखने को मिल रहे हैं, तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं कि EBS में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए। पुनरावृत्ति और प्रबलीकरण, मास्टरी लर्निंग, विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना, समय का सदुपयोग। तो EBS की एक कक्षा है, उसमें क्या है सबसे अच्छा है जो गृह कार्य है उसकी मुख्यतः मतलब किस चीज़ पर वो जो है केंद्रित होना चाहिए, ठीक है। आप जो गृह कार्य देते हैं वो किस चीज़ पर केंद्रित होना चाहिए, क्या पुनरावृत्ति पर होना चाहिए। तो पुनरावृत्ति मैंने आपको बता रखा है कि पुनरावृत्ति तो बिल्कुल आपको नहीं बताना, पुनरावृत्ति मतलब दोहराना, वही मैंने बता दिया आपको। रटवानी की जहाँ बात कर रहा है तो वो आपका ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद में कह रहा है मास्टरी लर्निंग, क्या है मास्टरी लर्निंग, तो मास्टरी लर्निंग भी आप नहीं ले आएंगे। और समय में नहीं बांधना है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, समय का सदुपयोग, अनुशासन बनाए रखना, समय अवधि में काम कराना, इस तरीके के पॉइंट आपके गलत माने जाते हैं, ठीक है। विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियाँ और उत्तेजना, उत्तेजना मतलब किसी कार्य को लेकर उस चीज़ को क्या हो उत्साहित करना, उत्तेजित करना कि बच्चा जो है उस चीज़ के बारे में सोचे, ठीक है, कि ये कैसे होता है, क्या करना होता है इसमें, ठीक है। चुनौतियाँ, बच्चा उस चीज़ के लिए आप जो टारगेट देंगे कि आपको ये करना होगा, ये करना होगा, ठीक है, कि आप ये नहीं कर पाएंगे, मतलब इस तरीके की चुनौती देंगे तो बच्चा करके उसमें सीखेगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, सी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं तो हमने यहाँ पर पढ़ लिया था कि शालिनी से कक्षा 4 विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई है। नीचे दिया गया कौन सा सामान्य निर्देश इस भ्रमण के लिए अप्रासंगिक है, ठीक है। शालिनी कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाना चाहती है, उसने शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई, तो ऐसा कौन सा निर्देश है जो उसके लिए आप क्या है अप्रासंगिक है, ठीक है। तो इसमें बताएंगे, देखिए प्रदर्शन के समय अपनी शंकाओं के विषय में प्रश्न पूछना, अपना दिन भर का पूरा अवस्था लेकर आना, बिना मुझे सूचित किए कहीं ना जाना, अपने साथ पेन और नोटपैड ले जाना। तो इसमें देखिए कुछ जो पॉइंट हैं वो आपके सही हैं, लेकिन एक पॉइंट आपका गलत माना जाएगा कि अपना दिन भर का पूरा अवस्था लेकर आना, ठीक है, क्या है अपना दिन भर का पूरा अवस्था लेकर आना, यही आपका क्या है गलत है, और यही आपका क्वेश्चन के हिसाब से सही माना जाएगा, ठीक है। ये कह रहा है कि निर्देश जो हैं इसके वो कौन से अप्रासंगिक है, तो आपका ऑप्शन बी है, अपना दिन भर का पूरा अवस्था लेकर आना, ठीक है। अब ऑप्शन ए की बात करें कि प्रदर्शन के समय अपनी शंकाओं के विषय में पूछना, तो ये बिल्कुल पॉजिटिव माना जाएगा, सही माना जाएगा कि जब प्रदर्शन मतलब क्षेत्रीय भ्रमण जब किया जा रहा होगा, एक शिक्षक करा रहा होगा बच्चे को, तो अब बच्चे से क्या अपेक्षा रखेगा, बच्चा क्या है उस बारे में प्रश्न पूछे, जो उसके मन में शंकाएं हैं उनको क्या है वो टीचर दूर करेगा, ठीक है। बिना मुझे सूचित किए कहीं ना जाना, बिल्कुल सही है, ठीक है। और अपने साथ पेन और नोट पे ले जाना, मतलब टीचर किसी चीज़ के जब क्षेत्रीय भ्रमण कर रहे हैं तो टीचर उसके बारे में किसी चीज़ के बारे में बता रहा होगा, तो उस चीज़ को आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें 3 पॉइंट सही थे, एक पॉइंट क्या था गलत था, यही इसमें आपको बताना था। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है, बी, ठीक है, क्या है ऑप्शन बी आपका सही है। अगले क्वेश्चन की बात करूं, प्राथमिक स्तर की अच्छी EVS पाठचर्या में होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए बताइए कि पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित करना, अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना, संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या पर अधिक एकाग्रता, पदों की यथार्थ परिभाषा पर अधिक बल देना। तो देखिए ये परिभाषा पर अधिक बल देना मैंने आपको बता रखा है, बिल्कुल निगेटिव पॉइंट है। जहाँ पर परिभाषाओं पर बल दिया जा रहा होगा वो आपका बिल्कुल निगेटिव माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद में किसी भी प्रकार की व्याख्या की बात करने को कहेगा, देखिए यहाँ पर कह रहा है संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या पर अधिक एकाग्रता, ठीक है, मतलब व्याख्याओं पर अधिक बल दिया जा रहा है, ये आपका बिल्कुल गलत माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद में कह रहा है कि पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न देना, तो ये भी आपका गलत माना जाएगा, लेकिन ऑप्शन आपका बिल्कुल बी वाला सही है, क्या है कि अपने आसपास को खोजने के अवसर उपलब्ध प्रदान करना, जो कि मैंने आपको बता रखा है कि जहाँ पर बच्चे को क्या है ज़्यादा से ज़्यादा खोजने के आप अवसर प्रदान करेंगे, ठीक है, वो आपका बिल्कुल ऑप्शन सही होगा, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। जहाँ पर बच्चा खोज कर क्या है किसी चीज़ के बारे में
जो है जानकारी एकत्रित कर रहा है, बच्चों को अवसर दिए जा रहे हैं, बच्चा खोज कर सीख रहा है, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शन बिल्कुल सही होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करूं कि प्राथमिक स्तर की ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में कविताएं और कहानियों सम्मिलित करने का कारण है। तो ईवीएस की पाठ्य पुस्तक है, इसमें कहानी कविताओं को शामिल किया जा रहा है। तो उसका कारण क्या है कि विद्यार्थियों में साहित्यिक रुचि विकसित करना, विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना, मूल संकल्पनाओं के अधिगम में वृद्धि करना, या विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की नित्यचर्या और एक रस्ता में परिवर्तन। बिल्कुल आप बताएंगे क्या इसका ऑप्शन आप लगाते अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता। सम्मिलित करने का कारण यहाँ पर कह रहा है, ठीक है। आप प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर कहानी कविताओं को सम्मिलित किया जा रहा है, वो क्या कारण है ये आपको बताना है। तो बिल्कुल ऑप्शन आपका कौन सा सही है, बी सही है, विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना। अब विद्यार्थियों में साहित्यिक रुचि विकसित करना, ठीक है, ये आपका आप समझ सकते हैं कि लगा सकते हैं आपके सही है। और मूल संकल्पनाओं में अधिगम में वृद्धि करना, ये भी आप मतलब जो आपके मन में चल रहा होगा कि विषय वस्तु को प्रस्तुत करने में निश्चर्य एक रास्ता में परिवर्तन, लेकिन वहाँ पर कारण पूछ रहा है तो बिल्कुल आपको ऑप्शन बी लगाना है, ये आप समझते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूँ कि ईवीएस कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम होगा। सामाजिक असमानताओं की यहाँ पर बात कर रहा है और कौन सी चीज़ जो अधिगम को प्रभावी बनाएगी वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए हमारा संबंधित मामलों समस्याओं पर वीडियो फिल्म दिखाना, संबंधित मामलों पर विशिष्ट भाषण आयोजित करना, संबंधित मामलों पर क्विज प्रतियोगिता का संचालन, या विद्यार्थियों के समूह परियोजनाओं का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना। तो बिल्कुल आपको पता चल रहा है अगर आप रेगुलर जुड़े हुए हैं तो ऑप्शन आप डी लगाएंगे कि विद्यार्थियों से समूह परियोजना का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना, ठीक है। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जब बच्चा किसी चीज़ का भार मतलब अपने ऊपर लेगा, जैसे समूह परियोजना बनाई तो उसका एक लीडर बनने की बात आप समझ सकते हैं, तो उसकी जिम्मेवारियां बढ़ेंगी, उस चीज़ वो क्या है ज़्यादा चीज़ें सीखने की कोशिश करेगा, ठीक है। वीडियो फिल्म दिखाना आप नहीं, भाषण मैंने बता दिए, यहाँ पर भाषण व्याख्या परिभाषा कहीं भी आपको देखने को मिल जाएगी जिस पर बल दिया जा रहा हो वो आपका गलत माना जाएगा, ठीक है। आपको डी समझ में आ गया होगा डी किस लिए है। अगले क्वेश्चन की बात करूँ, देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आपके आते हैं पॉइंट वाले, कौन कौन से पॉइंट सही हैं इसमें, तो हम सारी चीज़ें समझे चलेंगे। क्या है कि किसी छात्रा ने अपनी अहमदाबाद से नागरकोइल यात्रा के बारे में अपनी डायरी में नीचे दी गई जानकारी नोट की, ठीक है। 4 पॉइंट दिए गए हैं, इसमें बताएंगे कौन कौन सी चीज़ें आपकी सही मानी जाएंगी। कि अहमदाबाद से नागरकोइल की दूरी 2348 किलोमीटर है। इस दूरी पर रेलगाड़ी 40 घंटे 55 मिनट में तय करती है। इस दूरी से रेलगाड़ी 28 घंटे 55 मिनट में तय करती है। रेलगाड़ी की औसत चाल लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब ये थोड़ा सा मैथमेटिकल भी है और थोड़ा साइंस वाला मतलब ईवीएस वाला भी है। अगर आपने ईवीएस पढ़ रखी है, मैं फिर से बता दूं आपको कि ईवीएस एनसीईआरटी नोट्स नाम से आपको क्या है प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगी। वहाँ जाकर आप जो है क्रम बाई क्रम जो है उस चीज़ को देख सकते हैं। नोट्स वाली क्लास देखने को मिलेगी, एक एक पॉइंट मैंने करा रखा है, तो बिल्कुल जाकर आप जो है देखेंगे उसमें। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें आपकी सही हैं वो हम उस पर चर्चा करेंगे। कि अहमदाबाद से नागरकोइल की दूरी जो है आपकी 2348 किलोमीटर है, ये बिल्कुल आपका सही है। क्या है साथियों, ये बिल्कुल आपका सही है। अब उसके बाद में बात कर रहे हैं कि इस दूरी पर मतलब जो है इसकी दूरी जो है रेलगाड़ी की आप 40 घंटे 55 मिनट में तय करेंगे, ये आप गलत मानेंगे। आप जो है 28 घंटे 55 मिनट में, जो कि आपके ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है कि इस दूरी को आप जो है रेलगाड़ी से 28 घंटे 55 मिनट में तय करेंगे, ठीक है। रेलगाड़ी की औसत चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये भी आपका बिल्कुल सही होगा। क्या है 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। 1 किलोमीटर में समझ गए होंगे और आप समझ गए होंगे। चलिए तो इसमें देखिए ए बी और डी आपका ऑप्शन ए सी डी आपका सही है, तो जो कि ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। ईवीएस जो एनसीईआरटी है उसमें 2-3 पॉइंटों को दे रखेगा, 3-4 पॉइंटों को, और उसमें पूछ लेगा। ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जा रहा है। अब की देखिए जो 28-29 तारीख में पेपर हुए हैं उसमें क्या हुआ है साथियों कि इसमें नंबरों को आगे पीछे दे रखा है कि जैसे
अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि बी यहाँ दे रखा है, ए यहाँ दे रखा है, डी यहाँ दे रखा है, सी यहाँ दे रखा है, तो उसमें क्रम से पूछेगा कि जो है पहले मतलब क्या है। जैसे अगर हम हाथी वाला बात करेंगे कि एक दिन में कितना किलोग्राम खाता है, 100 किलोग्राम उसमें था, तो उसमें 2-3 पॉइंट ऐसे होंगे, तो आपको क्रम से ऐसे लगाने होंगे। मतलब जैसे तीन इस तरीके से ऑप्शन आपके सही होंगे, तो आपको ऑप्शन में ही ऐसे लगाना है कि BACD, क्या लगाना है साथियों, BACD, इसी तरीके क्रम में लगाना है। जैसे हमने यहाँ बात करी है कि आपका AC और D है, लेकिन ऑप्शन में आपको इस तरीके से देखने को मिलेंगे कि BACD, ACDB, मतलब इस तरीके से होंगे। तो जो आपका सही होगा वही आपको लगाना है। तो इसमें देखिए कौन सा था आपका, ऑप्शन ए सही था। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, देखिए ये भी पॉइंट वाइज दिया गया है। तो सबसे पहले हम पॉइंटों पे बात करेंगे, उसके बाद जो है चर्चा करेंगे। तो 213वां क्वेश्चन है कि नीचे दिए गई कौन कौन सी जानकारी एक आरक्षित रेल टिकट से प्राप्त की जा सकती है। बिल्कुल सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ, ध्यानपूर्वक आप जो है समझते चलेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात करें कि तो इसमें 2-3 चीज़ें आपको समझनी है कि टिकट बुक कराने की तारीख और यात्रा शुरू करने की तारीख और समय होता है। डिब्बे का नंबर, बर्थ का नंबर और किराया होता है। यात्रा करने वाले का नाम, आयु और कौन आपका जो है यात्रा कर रहा है, लड़की है लड़का है, मतलब जो भी है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग आप जो समझ सकते हैं, तो वो बताना है। उसके बाद ट्रेन का नंबर और नाम का स्टेशन जहाँ से ट्रेन पकड़नी है और अंतिम स्टेशन का नाम। और ई पॉइंट हमारा है अंतिम स्टेशन पर पहुँचने की तारीख और समय। तो ये जो 4-5 पॉइंट हैं ये आप बताएंगे कौन कौन से आपके इसमें सही है। मैं छोटा करके आपको दिखा देता हूँ, जो कि सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से पॉइंट आपके सही हैं इस पर हम चर्चा करेंगे, जब तक आप बताइए। तो बिल्कुल हम बता दें आपको, देखिए सबसे पहले कि जो टिकट में जो आरक्षित रेल टिकट होता है उसमें क्या क्या आपका ऑप्शन सही देखने को मिल जाता है। उसमें टिकट बुक कराने की तारीख होती है और समय, किस समय आपने टिकट बुक कराई है। यात्रा शुरू करने की तारीख होती है, किस तारीख को आपको चलना है और कितने समय पर चलना है। ठीक है, आपका डिब्बे का नंबर होता है, बर्थ का नंबर होता है, किस डिब्बे में बैठना है, कौन से नंबर पर जो है आपकी सीट है, ये आपका उसमें लिखा होता है। उसके बाद में ट्रेन का नंबर होता है, नाम स्टेशन होता है जहाँ से आपने जो है टिकट करा रखी है, और कौन से स्टेशन तक आप जो जाएंगे ये भी उसमें देख रखा होता है। उसके बाद में अंतिम स्टेशन पर पहुँचने की तारीख और समय भी होता है, जो कि आपको यहाँ देखने को मिलता है, कौन सी तारीख में आप जो है स्टेशन पे पहुँचेंगे और कौन सा नाम जो है वहाँ पर दिया जाएगा, कौन से स्टेशन पर आप पहुँचने वाले हैं। यात्रा करने वाले का नाम, आयु ये नहीं होती है। ठीक है, केवल वहाँ पर नंबर होता है, इस नंबर से आप जो है टिकट करी जाती है। ठीक है, आप समझ गए होंगे, क्योंकि 2 तरीके की टिकट होती हैं। एक आपका उस तरीके का होता है जो कि बिल्कुल डिटेल में नाम सब चीज़ें करी जाती हैं, लेकिन यहाँ आरक्षित रेल टिकट की बात कर रहा है, तो इसमें ये आप समझ सकते हैं। आपका कौन कौन से पॉइंट सही हैं, आपके A, B, D और E। तो ये आपके कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में देखने को मिल रहे हैं। क्या है, ऑप्शन सी में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके बहुत पूछे जाते हैं सीटेट में, तो सारी चीज़ें आप समझते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं कि पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती है। क्या बच्चे कम गलतियां करें, बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले, बच्चे बहुत से प्रश्न पूछें, बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले। कौन सी चीज़ें पर्यावरण अध्ययन की जो प्रकृति है उसमें कौन सी चीज़ जो है समर्थन आपकी नहीं करती है, ये आपको बताने हैं। बिल्कुल आपको पता चल रहा है, ऑप्शन आप एक ही बात करेंगे, बच्चे कम गलतियाँ करें, ये बिल्कुल आपका नेगेटिव माना जाएगा। इसकी जो है समर्थन नहीं करती पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति। ठीक है, बच्चों को करके सीखने का अवसर, ये बिल्कुल सही है। बच्चे प्रश्न पूछें, ये सही है। खोज करने के स्थान मिले, ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये वाला नेगेटिव है, इसकी आप जो है वहाँ पर समर्थन नहीं करेंगे कि बच्चे कम गलतियाँ करें। बच्चे गलतियाँ करेंगे तभी जो है सीखेंगे, तो बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा करने के अवसर देने हैं। ठीक, तो ये ऑप्शन आपका ए सही था। चलिए अगले पॉइंट की बात करूं, तो इसमें भी देखिए 2-3 पॉइंट हैं जिनको हमें बताना है सही है या गलत है। कि एक शिक्षिका ने कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को पढ़ाने के लिए पौधे अंतर्वस्तु का चयन किया। उसने सीखने के लिए निम्नलिखित अवसर प्रदान किए। ठीक है, तो ये कुछ अवसर दिए थे उसने कि समूह में पत्तियों का संग्रह करना,
पत्तियों के आकार, स्वरूप और अन्य विशेषताओं पर चर्चा करना, अपना वनस्पति संग्रहालय बनाना। तो ये पॉइंट बताए थे। फिर उसके बाद कह रहा है इस प्रकार की गतिविधियों हेतु शिक्षिका को किस बात के लिए सबसे अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। अब किस चीज़ के लिए प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, क्या कि जितनी अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो उतना उसके नाम याद करने में बच्चों की पहल, बच्चे के द्वारा कार्य का विस्तार, बच्चों का निरंतर गतिविधि में लगे रहना, बच्चों की परस्पर क्रिया व अवलोकन और सहयोग। तो जैसा कि आपको बिल्कुल पता चल रहा है, ऑप्शन आप लगाने वाले हैं, क्या लगाएंगे, किस चीज़ को आप जो है समर्थन नहीं देंगे, तो ऑप्शन आप ए को समर्थन नहीं देंगे कि जितनी अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो उतना नाम याद करके अपने बच्चों की पहल। याद करने की मैंने बात कर दी है यहाँ पर कि याद करने, रटने की बात करेगा, रटना, रट कर याद करना, ठीक है, और बार बार दोहराने की बात करेगा, दोहराना। ये मैंने बता दिया, ये आपके निगेटिव माने जाते हैं। यही आपको कह रहा है कि कौन सा आप चीज़, किस चीज़ को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, ठीक है। बच्चों की कार्य विस्तार बिल्कुल आप देंगे, निरंतर गतिविधि में लगे रहेंगे, ठीक है, बच्चा सीखेगा उसमें, और परस्पर जो मतलब क्रिया कर रहा है उसका अवलोकन करेंगे और सहयोग भी करेंगे। तो इसमें ऑप्शन आपका ए सही माना जा रहा है, जो कि निगेटिव था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं कि कविताएं और कहानियां पर्यावरण अध्ययन की अंतर्वस्तु को पढ़ाने में प्रभावशाली हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कविताएं और कहानियां बच्चों के परिवेश का समृद्ध चित्रण कर सकती हैं, संदर्भित अधिगम परिवेश प्रदान कर सकती हैं, विभिन्न अमूर्त अवधारणाओं की प्रभावशाली तरीके से व्याख्या कर सकती हैं, सृजनात्मकता एवं सौंदर्य बोध को का पोषण कर सकती हैं। तो इसमें भी जो है पॉइंट दे रखे हैं। तो कौन सा आपका पॉइंट इसमें सही माना जाएगा, कौन कौन से पॉइंट आपके इसमें सही माने जाएंगे। तो बच्चे का समृद्ध चित्रण जो है उसके परिवेश के द्वारा जो है किया जा सकता है, ठीक है। और उसके बाद में बात करें कि संदर्भित अधिगम परिवेश प्रदान कर सकती है, बिल्कुल आप बताएंगे क्या संदर्भित अधिगम परिवेश प्रदान कर सकती है। उसके बाद में कह रहे हैं कि विभिन्न अमूर्त अवधारणाओं की प्रभावशाली तरीके से व्याख्या, देखिए व्याख्या की बात कर रहा है, मैंने आपको बता दिया जहाँ पर व्याख्या वाली बात होगा, ठीक है। और प्रभावशाली मतलब देखिए बिल्कुल आपको क्वेश्चन देखकर पता चल रहा होगा, तो ये आपका निगेटिव माना जाएगा, ये आप नहीं लगाएंगे। सृजनात्मक एवं सौंदर्य बोध का पोषण कर सकती है, ये भी आपका बिल्कुल सही माना जाएगा, ठीक है। कहानी कविताओं की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन आपका ए बी डी कौन से में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है, यही आपका सही माना जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए व्याख्या परिभाषाओं पर बल दिया जा रहा होगा, वो बिल्कुल गलत माना जाएगा, मैंने आपको बता रखा है। अगले क्वेश्चन की बात करूं, कक्षा 5 की शिक्षिका के रूप में आप ईंधन के संरक्षण प्रकरण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस संसाधन के उपयोग को सर्वश्रेष्ठ पाते हैं। संदर्भ पुस्तकें, पोस्टर, समाचार पत्र या पाठ्य पुस्तक। बताइए क्या इसका आंसर आप लगाएंगे। तो ऑप्शन आप बी लगाने वाले हैं, सी लगाने वाले हैं, सॉरी, समाचार पत्र। क्या है, समाचार पत्र, ठीक है। देखिए क्या है, दोबारा समझेंगे कि कक्षा 5 की एक शिक्षिका है, ईंधन को पढ़ाना चाह रही, ईंधन के संरक्षण की बात यहाँ कर रहा है, तो कौन कौन से संसाधन के आप जो है किसके रुपये से किसके सहयोग से, किसके उपयोग से आप सर्वश्रेष्ठ पाते हैं। तो समाचार पत्र से आप समझ सकते हैं, ठीक है। पाठ्य पुस्तक, पोस्टर, ये सभी केवल कक्षा तक सीमित माना जाएगा, क्या है, कक्षा तक सीमित माना जाएगा, लेकिन समाचार पत्र जो है बाहरी जीवन से भी जोड़कर उसमें बताया जाएगा, ठीक। तो इसलिए समाचार पत्र आप उसमें लगाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करूँ कि कक्षा 4 की एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से कहती है कि वे अपने कार्यपत्रक, अवलोकन रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दें। इन फोल्डरों को कहा जाएगा। बिल्कुल ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिखेंगे, बिल्कुल साथियों इंपॉर्टेंट लिख लेंगे, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और आगे भी शायद पूछा जा सकता है। पोर्टफोलियो, दत्त कार्य, परियोजना कार्य, घटना वृत्तांत अभिलेख। तो बिल्कुल जहाँ पर बच्चे की सारी गतिविधियाँ, सारी चीज़ें, उसमें सारा डाटा उसका रखा जाता है, वो उसको पोर्टफोलियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोर्टफोलियो बोलते हैं, जिसमें सारी जानकारी बच्चे की रखी जाती है, ठीक है। आप समझ गए होंगे, पोर्टफोलियो जहाँ देखने को मिल जाए, जहाँ पर बच्चे की सारी चीज़ें उसमें देखने को मिल जाती हैं, ठीक है, आप समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन बात करूँ, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट लिखेंगे, सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो ज़्यादा है वो मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। विकास में मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांत, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत या शिक्षण विधि के सिद्धांत। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो बिल्कुल ऑप्शन आपका कौन सा सही माना जाएगा, ऑप्शन आपका डी सही माना जाएगा। कौन सा माना जाएगा, शिक्षण विधि के सिद्धांत, ठीक है। तो खेल विधि जो आधारित है
वो शिक्षण विधि के अंतर्गत आती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूँ। नीचे दिए गए कर्तव्यों उत्तरदायित्वों का अध्ययन कीजिए। तो कुछ देखिए इसमें पॉइंट दे रखे हैं, तो इसमें हमें बताना है कौन कौन सी चीज़ें आपकी सही मानी जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं छोटा करके। तो देखिए चलिए, क्वेश्चन भी काफ़ी बड़े बड़े होते हैं इसमें सीटेट में, तो मैं प्रयास करता हूँ एक ही बार में आपको देखने को मिल जाए। अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना, पूरे ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे चले, जो चल ना पाए उसे रुकने के लिए कहना, साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और उसके लिए खाने पीने का इंतजाम करना, रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना। तो इसमें बताएंगे, देखिए क्या है कि माउंटेनियर में ग्रुप लीडर की जिम्मेवारियों का उपयुक्त में से चुनाव कीजिए। ठीक है, एक लीडर है तो वो जो है अपनी जिम्मेवारियों को किस किस चीज़ों से देखने को मिलेगा वहाँ पर। ठीक है, मतलब क्या क्या वो करेगा, करना चाहिए उसे। तो देखिए क्या है, अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना बिल्कुल लीडर का कर्तव्य है। पूरे ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे चल सके, ये तो बिल्कुल गलत माना जाएगा। ठीक है, उनके साथ साथ चलने की बात यहाँ पर सही मानी जाएगी। जो चल ना पाए उसे रुकने के लिए कहना नहीं, लेकिन उसकी मदद करने के लिए आप जो है उसे कह सकते हैं। ठीक है, उसकी मदद के लिए कह सकते हैं। साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान, खाने पीने का इंतजाम और रुकने के लिए, आराम करने के लिए जो है जगह ढूंढना। तो ये आपके देखने को मिलते हैं। तो ए, डी और ई जहाँ पर देखने को मिल रहे हैं वही आपका सही माना जाएगा। तो देखिए कौन से में, ऑप्शन ए में देखने को मिल रहे हैं, ए, डी, ई। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की बात करूं कि परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उसके 2 बच्चे होते हैं, यह कथन है। ये सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। सही नहीं है क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट नहीं करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। सत्य है क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। तो इसमें देखिए कौन सा पॉइंट सही माना जाएगा, क्या इसमें बताएंगे। तो बिल्कुल ऑप्शन आपका सी सही माना जाएगा। सही नहीं है कि क्योंकि परिवार जो है कई प्रकार के होते हैं। संयुक्त परिवार होता है, संयुक्त परिवार होता है। ठीक है, एकल परिवार होता है। तो परिवार कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात कह रहा है कि सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं, परिवार को केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। तो बिल्कुल ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं कि कक्षा 3 के एक शिक्षक ने अपने बच्चों को निम्नलिखित पेड़ों, पौधों और पत्तियों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने को कहा, जैसे नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, केला आदि। कुछ विद्यार्थियों ने पत्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया कि ये जो है देखिए दवाओं के गुणों वाली पत्तियां और दवाओं के गुणों से रहित पत्तियां। ठीक है, मतलब इस तरीके से वर्गीकरण किया कि जो है जो पत्ती जो है क्या है दवाओं के लिए काम की जा रही है वो उनको अलग किया, और जो दवाओं के लिए नहीं की जा रही उनको अलग किया। दूसरे ने कहा है कि बड़ी पत्तियां और छोटी पत्तियों में जो वर्गीकरण किया है। और तीसरे जो है ए को सही माना और समूह बी को गलत माना। ठीक है, तो इसमें ऐसे आप समझेंगे। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अधिगम और आकलन के प्रति शिक्षक के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है। तो देखिए ध्यान से समझेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन आपके बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिए मैं अब इसको बड़ाई करके दिखा देता हूँ कि वर्गीकरण का काम बहुत विशिष्ट और स्तरीकृत है तथा इसका एक ही सही उत्तर होता है। यह क्रियाकलाप पत्तियों को सूचना ग्रहण करने पर केंद्रित है जिसका भिन्न अर्थ लगाया जा सकता है। बच्चे बहुत प्रकार के संदर्भों को कक्षा में ले जाते हैं जिसकी सराहना होनी चाहिए। अपने अनुभवों पर निर्भर करते हुए बच्चे वर्गीकरण के बहुत से तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। तो बिल्कुल आपको पता चल रहा है, मैंने आपको बता रखा है कि क्या इसमें आप जो है आंसर लगाएंगे। बिल्कुल आप बच्चे के अनुभव के आधार पर बच्चे को पढ़ाएंगे। ठीक है, बच्चा क्या सीखा हुआ है उसी को क्या है विस्तार देंगे, उसी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, क्या है अपने अनुभवों पर निर्भर करते हुए बच्चे वर्गीकरण बहुत से तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। आप समझ गए होंगे, अलग अलग तरीके से, मतलब जो है दवाओं वाली पत्तियों को अलग, बिना दवाओं वाली को अलग, छोटी पत्ती अलग, बड़ी पत्ती अलग, इस तरीके से मतलब कई तरीकों से जो है अलग कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करूँ कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005
इम्पोर्टेंट लिखेंगे। 5, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। क्या? स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता का अर्जित करना, विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ को विकसित करना, विकास, ठीक है, और विकास विषय के आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण करना, कक्षा अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। बिल्कुल आपको पता है, क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं इस तरीके के, तो ऑप्शन आप डी लगाएंगे कि कक्षा अधिगम को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना। मैंने आपको बता रखा है, बच्चे को क्या है, बाहरी जीवन से अपने उसकी वास्तविक जीवन से जोड़कर आप पढ़ाएंगे, वो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही माना जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है। तो उन्हें शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए विद्यार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए। उसे शिक्षार्थियों में पाठचर्या के सरोकार को उत्पन्न करना चाहिए। उसे शिक्षार्थियों को उन पद्धतियों और प्रक्रियाओं को अर्जित करने में शामिल रखना चाहिए जो नए ज्ञान की उत्पत्ति करने में आगे ले जाएंगे। बिल्कुल आपको पता चल रहा है, आप बिल्कुल आप बता देंगे क्या इसमें ऑप्शन आप सही कहेंगे। ये कह रहा है अनुरूप नहीं है, निगेटिव वाले की बात यहाँ पर कर रहा है, तो ऑप्शन आप बी ही लगा देंगे बिल्कुल, कि उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए विद्यार्थियों को ज्ञान और कौशल से लैस करना चाहिए। ठीक है, आप समझ गए होंगे। यहाँ पर पहले की बात करें कि उसे विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल, बिल्कुल आप समझ गए होंगे। शिक्षार्थियों को पर्यावरण के सरोकार उत्पन्न करना चाहिए, बिल्कुल। और डी भी आपका सही है, लेकिन क्वेश्चन में नेगेटिव पूछा गया था, तो इसलिए ऑप्शन आपका कौन सा सही था, ऑप्शन बी सही था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं कि NCERT इम्पोर्टेंट लिखेंगे इसे, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें आने की पूरी संभावना है इनकी। ठीक है, NCERT की पाठ्यपुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। क्या है, देखिए, अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए, विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए, चिंतन और विस्मय के लिए, शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए, तकनीकी शब्दावली की सटीक परिभाषा उपलब्ध कराने के लिए। तो इसमें आपको बिल्कुल जो है ऑप्शन पढ़कर ही पता चल रहा है कौन से ऑप्शन आपके गलत हैं और कौन से सही हैं। देखिए, अधिक से अधिक अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने की बिल्कुल आप जो है गलत लगा देंगे। बात करें व्याख्याओं की, तो मैंने आपको बता रखा है, ये आपके गलत मानेंगे कि आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए, ये आपका गलत माना जाएगा। लेकिन ऑप्शन सी सही है कि अधिक से अधिक अवसर यहाँ पर करने की बात कर रहा है। और डी में देखिए परिभाषाएं उपलब्ध कराने की बात कर रहा है, तो ये भी गलत माना जाएगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है, सी सही है कि चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। ठीक है, तो मैंने बता दिया, जहाँ पर बच्चे को अवसर उपलब्ध कराने की बात करेगा वह ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करूँ कि पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठचर्या को बच्चे के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठचर्या की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी उपयुक्त आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती? वह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है, वह भय एवं पूर्वाग्रहों से मुक्त होने के मूल्यों को बढ़ावा देती है, यह विषय की एक सामाजिक प्रक्रम के रूप में देखने के लिए शिक्षार्थियों हेतु आवश्यक है, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर अधिक बल देती है। क्या इसका ऑप्शन आप सही करेंगे? तो ऑप्शन आप ए लगाने वाले हैं कि यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है, जो कि इसमें पूछा गया है कि पूरा नहीं करती। ठीक, कौन सी आवश्यकता है जिनको पूरा नहीं किया जाता? दोबारा समझेंगे क्वेश्चन को कि पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठचर्या को बच्चे के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। ठीक है, मतलब उसके जीवन के, उसके विषय के, ठीक है, और उसके प्रति सही होना चाहिए। तो ऐसी पाठचर्या में निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी उपयुक्त आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती? कौन कौन सी चीज़ों को पूरा नहीं करती? यह शब्दावली परिभाषाओं पर अधिक बल देने, मैंने बता दिया, शब्दावली परिभाषाओं पर जहाँ पर बल दिया जा रहा होगा वही आपका नेगेटिव होगा, और नेगेटिव पूछा गया तो इसीलिए ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक है, जहीं पॉजिटिव की बात करें कि यह भय और पूर्वाग्रहों से मुक्त होने के लिए मूल्यों को बढ़ावा देती है, ये सही है। और यह विषय की सामाजिक प्रक्रम में रूप देने के लिए, देखने के लिए शिक्षार्थियों हेतु आवश्यक है, और यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर अधिक बल देती है, तो ये भी आपका सही है। अगर यहाँ पर नहीं होता
कि कौन सी उपयुक्त आवश्यकताओं को पूरा करती है, तब आप इन तीनों ऑप्शन में से कोई ना कोई सा ऑप्शन आप लगा देते। क्या है, कोई ना कोई सा ऑप्शन आप लगा देते। लेकिन इसमें नेगेटिव पूछा गया था तो ऑप्शन आप एक लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए लगाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं कि नलिनी कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। प्रकरण को और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी। तो कौन सी जो है युक्ति है सर्वाधिक उपयुक्त होगी। शिक्षार्थियों को पाठ्यपुस्तक में जानवरों के दिए गए चित्रों से देखने के लिए कहना, विभिन्न जानवरों के चित्रों को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना, विभिन्न जानवरों के चित्रों को श्यामपट्ट पर बनाना, जानवरों तक उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना। तो कौन सी देखिए बताएंगे सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी आपकी होगी। बिल्कुल आपको पता चल रहा है कौन सा ऑप्शन आप लगाएंगे, तो ऑप्शन डी लगाएंगे, जानवरों तक उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना। ठीक है, सृजनात्मकता की बात कर रहा है, दृश्य सामग्री की बात कर रहा है कि उसके बारे में एक शिक्षक को बताना चाहिए। ठीक है, चाहे वो फिल्म के आधारित से फिल्म के माध्यम से हो या किसी माध्यम से हो, उसके बारे में उसको दिखाना चाहिए। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं कि कक्षा 5 की एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है, हम क्या समझें। ठीक है, ये खंड है जो शामिल किया है, हम क्या समझें। यह सुझावा दिया गया है कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। यह परिवर्तन इसलिए किया गया है क्योंकि देखिए इसमें बताएंगे कौन से ऑप्शन आपके सही हैं कि यह आकलन में वस्तुनिष्ठता को कम करता है, यह स्तर पर बच्चे सही उत्तर नहीं लिख सकते, यह आकलन में शिक्षकों की सुविधा बढ़ाता है, यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। तो बिल्कुल आप बताएंगे क्या इसका ऑप्शन आप सही करेंगे, तो ऑप्शन आप डी सही करेंगे, यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन दोबारा देख लेंगे, हम क्या समझें, ये लास्ट में दिया जाता है कि हमें क्या शिक्षा मिलती है, इस तरीके से जो है किताब के लास्ट में दे रखा होता है। तो ये किस लिए दे रखा होता है, यह जानने के लिए मतलब जो है शिक्षक की सहायता करता है। ये जो पॉइंट दिया जाता है कि हमें क्या शिक्षा मिलती है, मतलब इस तरीके से आपको देखने को मिलता है कि हम क्या सीखें, वो बच्चे कैसे सीख रहे हैं, ये आप वहाँ पर इस लाइन के माध्यम से जो है, जैसे आप जो है बच्चों से कहेंगे बच्चे आप इस कहानी से क्या आप सीखे, तो बच्चों से आप उस चीज़ के बारे में पूछेंगे, बच्चे विभिन्न जो है जवाब देंगे, अलग अलग जवाब देंगे, तो आप जो है उसको जो है टीचर को एक सहायता मिलेगी। अगले क्वेश्चन की बात करूं कि प्रयोगशाला खोजना, जांच पड़ताल और प्रश्न पूछना पर्यावरण अध्ययन के सक्रिय अधिगम के अनिवार्य तत्वों का निर्माण करते हैं। एक शिक्षक खाना जो हमें खाना चाहिए की संकल्पना के बारे में बताने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की व्याख्या करता है। जैसे देखिए, प्रकरण पर एक वीडियो दिखाता है, श्यामपट्ट पर उस प्रकार के सभी भोज्य पदार्थों के चित्र बनाता है, विभिन्न भोज्य पदार्थों के उदाहरण देता है, प्रत्येक में अनिवार्य तत्व बताता है, विद्यार्थियों से कहता है कि सभी संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी एकत्रित करें। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, तो ऑप्शन आपका भी सही माना जाएगा इसमें कि श्यामपट्ट पर उस प्रकार के सभी भोज्य पदार्थों के चित्र बनाता है, या फिर आपका विद्यार्थियों से कहता है कि सभी संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी एकत्रित करें। ठीक है, अब इसमें उपयुक्त 4 गतिविधियों में से कौन सी सक्रिय अधिगम को संतुष्ट करती है, तो कौन सी संतुष्ट करेगी इसमें बताएंगे, तो ऑप्शन आपका डी इसमें सही माना जाएगा। ठीक है, कि बच्चा उससे संबंधित जो स्रोत हैं उससे संबंधित जानकारी उसमें एकत्रित करेगा। ठीक, चलिए अगले की बात करूं कि कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को हवा सब जगह है प्रकरण पढ़ाते समय गद्य का निम्नलिखित गतिविधियों को करने की योजना बनाती है। क्या यह मतलब जो प्रकरण से संबंधित प्रश्न पूछना, शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना, विशिष्ट उदाहरणों से संकल्पना की व्याख्या, संकल्पना को समझाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग। तो ये देखिए इस तरीके मतलब एज इट इज़ ऐसे ही क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, उपयुक्त प्रस्तावित गतिविधियों में से कौन सी प्रकरण को प्रभावी तरीके से पढ़ाने के लिए सार्थक नहीं है। अब देखिए
बिल्कुल साथियों, मैं आपको बता दूं, बिल्कुल इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। देखिए मतलब पढ़ने में ये आपको देखिए यहाँ तक बिल्कुल ऐसा मालूम पड़ेगा कि जो है क्वेश्चन नॉर्मल है, बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ आकर इसने इसका खेल बदल दिया, इसे जो है क्वेश्चन को घुमा दिया कि सार्थक नहीं है। ये आप ध्यान से समझेंगे क्या है, बिल्कुल ध्यान से समझ लेंगे इस चीज़ को कि हमारे साथी क्या करते हैं, जल्दबाजी में क्वेश्चन को यहाँ बस पढ़ा, ऑप्शन ए बी सी डी और काम खत्म, और जल्दी से ऑप्शन लगा दिया कि ये सही है और काम खत्म, मतलब इस तरीके से कोई सा भी ऑप्शन लगा देंगे और अपना काम खत्म कर लेते हैं। लेकिन लास्ट में आप ये चीज़ भूल जाते हैं कि लास्ट में भी पूरा क्वेश्चन अभी मतलब जो है क्वेश्चन पूरा खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन आपका खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका इसमें लगाएंगे, ऑप्शन आप बी लगाएंगे, शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना, गतिविधियों को करने की योजना बनाती है, तो बिल्कुल शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाने की बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। चलिए तो साथियों, हमने लगभग 30 प्रश्नों को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। कमेंट करके ज़रूर बताएंगे ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे, ठीक है। और जिन साथियों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देंगे, क्योंकि आपके लिए मेहनत की जा रही है। क्वेश्चन बिल्कुल आपके लिए इंपॉर्टेंट लाए गए हैं। जिन साथियों ने नहीं देखे हैं, लगभग 200 प्रश्न मैंने करा रखे हैं, प्ले लिस्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे, जाकर आप देख सकते हैं। एक एक क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में पढ़ा रखा है। अगर आपका क्वेश्चन भी नहीं आ रहा है तो किस तरीके से आप उसको सही करेंगे, निगेटिव टैग वर्ड के माध्यम से, पॉजिटिव टैग वर्ड के माध्यम से, ठीक है। तो जाकर उन्हें भी देखेंगे। और जितने साथी चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, मैं आप उस फिर कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे क्या है, इस चैनल पर कोई भी नई वीडियो आएगी, चाहे शिक्षक भर्ती संबंधित, चाहे सीटेट की आप तैयार कर रहे हो उससे संबंधित, तो आपको उसकी सूचना जो है तुरंत मिल जाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल जुड़े रहेंगे चैनल के साथ और अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को जोड़ेंगे, ठीक है, बिल्कुल। और इस चैनल पर आपकी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी चलती रहेगी। और देखो साथियों, मैं आपको एक लिए बता दूं कि मैं जो है केबीएस को स्टार्ट करने की बात कर रहा हूं, केबीएस को स्टार्ट करने की बात कर रहा हूं और रीट को स्टार्ट करने की बात कर रहा हूं। तो आप कितने साथी हैं जो ये चाहते हैं कि केबीएस और रीट को जो है स्टार्ट किया जाए जल्दी से जल्दी? और बिल्कुल मैं उस तरीके से ही देखिए क्वेश्चन मैं जो है तैयारी कराऊंगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको लेकर आऊँगा, चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कि जो रीट के मतलब से हो, ठीक है। फालतू का आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो आपको केबीएस के लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट हो, मैं बिल्कुल कंटेंट छांट के आपको लेके आने वाला हूँ। तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कितने साथी इसके लिए एग्री हैं। आपको फ्री को पूरी तैयारी कराऊंगा, बिल्कुल बताएं कमेंट करके। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को देखिए सपोर्ट करेंगे, तभी आपकी जो है ये हेल्प हो सकेगी, ठीक है। क्योंकि आप जो सपोर्ट करेंगे हमको, तो हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट लाने की प्रयास करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल जुड़े रहेंगे अपने, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को जोड़ेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।